गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी आप लोगों की। आप सबका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में स्वागत करते हैं। हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो चूँकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिपरिषदीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मंत्रिपरिषद होना आवश्यक है। लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद होती है और जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ पर तो मंत्री होते ही है। तो भारत में भी मंत्रिपरिषद की बात की गई है संविधान में, और कहाँ कहाँ और क्या क्या किया कहा गया है ये हम आज पढ़ेंगे। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारत के अनुच्छेद 74 में किया गया है। तो अनुच्छेद 74(1) के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति को कार्य संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति परिषद के यानी मंत्रिपरिषद के सलाह या परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, नाम मात्र के प्रधान है, कार्यपालिका प्रधान। वास्तविक प्रधान कौन है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, आप ध्यान से समझते जाइए। 74(1) राष्ट्रपति को कार्य और ठीक है सलाह के संपादन के लिए, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और इसी में कहा गया है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें मंत्री यानी राष्ट्रपति के हाथ बांध दिए गए थे। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार क्या चीज़ करेंगे, वापस कर देंगे और यानी पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। उसके बाद यदि मंत्रिपरिषद पुनः उसे उसी रूप में राष्ट्रपति के समक्ष रखते हैं तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे या उस सलाह को मानने के लिए, परामर्श को मानने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, तो एक बार वापस कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उनका हाथ बांध दिया गया था। ठीक है, उसमें कहा गया था कि सलाह देंगे ही देंगे। चलिए, अब आता है 74(b). 74(b) में आता है मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी। ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी इसकी जांच न्यायालय नहीं कर सकता, लेकिन किस आधार पर दी है इसकी जांच कर सकता है, क्योंकि जो आधार है वो संवैधानिक है अथवा असंवैधानिक है। तो कोई भी परामर्श असंवैधानिक आधार पर नहीं दिया सकता है। ठीक है, तो उसका आधार संवैधानिक होना चाहिए। ठीक है, तो सलाह क्या दी गई है इसकी जांच नहीं कर सकता, लेकिन किस आधार पर दी गई इसकी जांच कर सकता है न्यायालय। फिर आता है 75(1) 75(1). ठीक है, 75(1) में आता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ये 75(1) के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद आता है 75(2). 75(2) में आता है मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। यानी कि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत, यदि एक मंत्री को जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकता है, जब चाहे दूसरा मंत्री क्या कर सकता है, भर्ती कर सकता है। तो व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति, और ये सवाल पूछता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रधानमंत्री के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसी में ही 75(3) के अंतर्गत कि राष्ट्र मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यानी कि लोकसभा में यदि बहुमत समाप्त तो पूरे मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति मंत्रिपरिषद यानी मंत्रीगण उत्तरदायी होते हैं। फिर
75(4) के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। 75(4) में शपथ आता है, ठीक है। 75(5) में है किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना भी कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री बन सकता है, रह सकता है, लेकिन यदि वो 6 माह के अंदर मंत्री नहीं बना, किसी भी सदन का सदस्य नहीं बना, ध्यान दीजिएगा, यदि 6 माह के अंदर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं बना तो ये नहीं कि फिर इस्तीफा देकर के वो दोबारा बन सकता है, नहीं, जब तक वो दोबारा तभी मंत्री बनेगा जब तक वो उसका सदस्य बनेगा। यानी कि वो दोबारा मंत्री तभी बन सकता है जब वो किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाएगा। बिना सदन का सदस्य बने वो क्या नहीं करेगा, अब दोबारा मंत्री नहीं बन सकता। एक बार सिर्फ 6 माह तक मंत्री बन सकता है। फिर आता है 75(6), संसद द्वारा मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का समय समय पर निर्धारण किया जाना। 75(6) आ गया। अब इसके बाद आता है 78(1), प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को विधान एवं प्रशासन संबंधी सूचनाएं प्रदान करें। यानी कि विधान और प्रशासन संबंधी सूचनाओं को प्रदान करने का कर्तव्य होता है किसका, प्रधानमंत्री का। ये 78(1) में आता है। और 78(2) में समझिएगा, यदि यानी कि प्रधानमंत्री से चाहे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, विधान और प्रशासन संबंधी सूचनाएं स्वयं मांग सकता है। तो 78(1) और 78(2) विधान और प्रशासन संबंधी सूचनाएं, पहले में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो देगा, और 78 में आता है, ठीक है, यानी दूसरे में आता है कि राष्ट्रपति मांग सकते हैं, ठीक है। फिर 78(3) के अंतर्गत आता है, ठीक है, 78(3) के अंतर्गत है कि मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के समक्ष, ठीक है, रखवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि मंत्री ने जो व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लिया है उसको राष्ट्रपति यदि चाहें तो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए कह सकते हैं। जब तक मंत्रिपरिषद नहीं उसके लिए यानी कि अप्रूवल देगा तब तक जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये थे 74 और 75। 74 में 1 और 2, ठीक है, पहला मंत्रिपरिषद, दूसरा मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, इसकी जांच कर सकता है नहीं कर सकता न्यायालय। 75 में कुल कितने हैं, आपको 6 पढ़ने हैं। 6 में पहले में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, दूसरे में मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, तीसरे में मंत्रिपरिषद के सदस्य लोकसभा के प्रति, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व। तो 4 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। 5 में आता है कि बिना किसी सदन का सदस्य हुए भी कोई भी व्यक्ति 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है, लेकिन यदि वो 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य हो जाता है तो आगे भी बना रहेगा। 6 महीने के बाद उसकी जो है मंत्रिपरिषद मंत्री पद चला जाएगा, और वो दोबारा तभी बन सकता है जब किसी न किसी सदन का सदस्य बनेगा। 75(6) में है यानी कि संसद क्या करती है, मंत्रियों के वेतन और भत्तों को निर्धारण कर सकती है। फिर 78(1) और 2 में विधान और प्रशासन संबंधी सूचनाएं प्रधानमंत्री दे सकता है, देगा, और राष्ट्रपति उससे मांग सकते हैं। 3 में है, ठीक है, व्यक्तिगत निर्णय यानी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री के भी विषय में हम कुछ समझ लेते हैं कि ये मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। इसका कार्य क्या है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, किसी भी मंत्री या पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, ठीक है। यानी कि किसी मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है, हटवा सकता है, ठीक है। नए मंत्री यानी मंत्री का निर्माण कर सकता है, मंत्रिमंडल में नए मंत्री की भर्ती कर सकता है, या खुद इस्तीफा दे करके पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करवा सकता है। फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर अथवा उसके त्यागपत्र देने पर समस्त मंत्रिमंडल यानी कि क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी वो मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद आपका आता है कि प्रधानमंत्री का किन किन का अध्यक्ष होता है, ठीक है, समझिएगा। प्रधानमंत्री कुछ ऐसे जो है यानी कि वो हैं आयोग वगैरह हैं, परिषद हैं जिनका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ये, राष्ट्रीय विकास परिषद का NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है,
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का भी अध्यक्ष होता है, जिसके अंतर्गत इसरो वगैरह सब आते हैं, इसरो DRDO वगैरह सब आते हैं। ठीक है, तो ये इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री के विषय में यानी प्रधानमंत्रियों के विषय में हम कुछ यानी कि ऐसे यानी कि बातों की जानकारियां लेते हैं जिनसे कि सवाल पूछ लिया जाता है। प्रथम प्रधानमंत्री आप लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1946 से लेकर के और 1964 तक ये लगातार क्या रहे, प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन ये पूरा प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, तो ये सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक के प्रधानमंत्रियों का पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, और सबसे अधिक उम्र के भी ये मोरारजी देसाई ही प्रधानमंत्री थे। ठीक है, लोकसभा का सामना न करने वाले, ठीक है, प्रधानमंत्री, एकमात्र प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इन्होंने लोकसभा में जो है कार्यवाही में कभी भी भाग नहीं लिया प्रधानमंत्री होते हुए। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे VP सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल से थे और ये अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, वे थे PV नरसिम्हा राव, कांग्रेस के प्रधानमंत्री यानी कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे ये। फिर इसके बाद आता है सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का मात्र था। ठीक है, 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, एक बार 13 दिन, दूसरी बार 13 महीने, फिर तीसरी बार 4.5 साल तक इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया था। फिर है कार्यवाहक प्रधानमंत्री, यानी कि अभी तक कुल यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा बने थे, ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार जब पंडित जवाहरलाल की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी तभी बने थे। दूसरी बार जब ताशकंद में हमारे दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी तब इन्हें बनाया गया था। प्रथम राज्यसभा यानी कि ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा सदस्य था वो प्रधानमंत्री बना। ध्यान दीजिएगा, ये श्रीमती इंदिरा गांधी थी और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि राज्यसभा सदस्य होने पर प्रधानमंत्री बना था, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, और राज्यसभा सदस्य जिसने सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में व्यतीत किया तो हमारे हैं मनमोहन सिंह। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है, 10 वर्ष तक इन्होंने अपना कार्य यानी कि 10 वर्ष का 2 कार्यकाल इन्होंने व्यतीत की थी, राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सबसे लंबा मंत्रिमंडल यानी कि मंत्री का कार्यकाल, यानी कि ऐसा व्यक्ति कौन सा था जिसने कि सबसे ज़्यादा समय तक मंत्री बना रहा। ठीक है, वो थे जगजीवन राम जी। ठीक है, ये 32 वर्ष तक, ठीक है, ये मंत्री रहे, मंत्री पद इन्होंने संभाला। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा इनका मंडली यानी कि मंत्री का कार्यकाल। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो सर्वाधिक समय तक मंत्री रहे वो हैं जगजीवन राम जी। ठीक है, ये 32 वर्ष तक रहे हैं और एक ही मंत्रालय के सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, वो है राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, इसके बाद है यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, तो SD देवगौड़ा थे। ठीक है, इसके बाद एक, ठीक है, और आप लोग कर लीजिए सबसे युवा प्रधानमंत्री। ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री। ठीक है, और इन्हें जानना तो जरूरी होता है, ये थे राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी जी ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और इसीलिए इन्होंने युवाओं के विषय में बहुत ज़्यादा, ठीक है, कार्य किए थे। ये मंत्रिपरिषद के विषय में सब कुछ समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं, थोड़ा सा हम इसी विषय में डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, मंत्रिपरिषद समाप्त हो गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं महान्यायवादी की। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है।
ठीक है। यह पद इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है, इंग्लैंड से अटॉर्नी जनरल का पद लिया गया है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं, जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक इनको रख सकते हैं। इनका कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं है कि इतने साल का होगा, 2 साल में, 4 साल में, कई बार इन्हें कई सालों तक रखा जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि इन्हें महान्यायवादी का जो कार्यकाल है कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। योग्यता इनकी क्या होती है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की जो योग्यता होनी चाहिए वही योग्यता इनकी है। और जब हम यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता पढ़ेंगे तब समझ जाइएगा कि यही इनकी भी योग्यता होती है, ठीक है। इनका कार्य क्या है? ये भारत के प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है। भारत सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए, ठीक है, इस पद की, ठीक है, व्यवस्था की गई है। और भारत सरकार की ओर से भारत के समस्त न्यायालयों में सुनवाई करने का, ठीक है, इनको अधिकार है, कहीं पर भी जाकर के और ये सुनवाई कर सकते हैं किसी भी न्यायालय में, ठीक है। भारत सरकार की तरफ से ये अब भारत सरकार का पक्ष भी रख सकते हैं वहाँ जा कर के। फिर आता है, और कुछ समझिए, इसके जितने भी यानी कि पॉइंट हैं वो हर एक पॉइंट किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है। भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी ये मुकदमा क्या कर सकते हैं? नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत के कानूनी अधिकारी भारत सरकार के कानूनी अधिकारी हैं, ठीक है। ये भारत सरकार के प्रथम कानूनी अधिकारी हैं, ठीक है। और भारत सरकार का मतलब राष्ट्रपति को, और ये तभी उनको सलाह दे सकते हैं जब राष्ट्रपति उनसे सलाह मांगते हैं। संसद का सदस्य, ये कई बार सवाल पूछा गया है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वो है महान्यायवादी। तो इस संसद के सदस्य ना होते हुए भी उसी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं, यानी कि वोटिंग नहीं कर सकते हैं। इसका उल्लेख 88 के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 88 के अंतर्गत किया गया। किसी भी सदन में, यानी कि राज्यसभा में भी, लोकसभा में, किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। इनकी मदद के लिए राष्ट्रपति जरूरी समझें तो एक सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ये आपका महान्यायवादी में हो गए, ठीक है। अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 ये सीधा पूछ लेता है, किस उसमें है? नियुक्ति राष्ट्रपति, कार्यकाल राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, ठीक है। कार्य इनका है भारत के प्रथम कानूनी अधिकारी हैं, और ये भारत सरकार को यानी राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देते हैं। भारत सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब कभी भारत यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से बात आती है तो यही उनके मुकदमे को देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, ये किसी भी सदस्य यानी संसद के, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उसकी कार्यवाही में भाग लेते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद है मंत्रिमंडल सचिवालय, जिसे कैबिनेट सेक्रेटरीट यानी कैबिनेट सचिवालय भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके विषय में बस सिर्फ 2 लाइनें हैं, ये आप लोग यानी कि समझ सकते हैं इसको। मंत्रिमंडल जो सचिवालय होता है वो भारत सरकार अधिनियम 1961 के तहत भारत के प्रधानमंत्री के अधीन प्रत्यक्ष तौर पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये पीसीएस वगैरह में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष, ठीक है, किसमें अधीन ये कार्य करता है। इसका प्रमुख जो यानी कि प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, जैसे यानी कि यही जो है कैबिनेट सचिव होता है। और कैबिनेट सचिव, देखिए पीएमओ अलग है, प्रधानमंत्री कार्यालय अलग है, ठीक है, लेकिन जो मंत्रिमंडल सचिवालय ही अलग है। ये समझ लीजिए कि पूरे भारत का सचिवालय है, ठीक है। तो कैबिनेट सचिव इसका जो प्रशासनिक मुखिया होता है। और इसका कार्य क्या है? मंत्रिमंडल के लिए कार्यसूची तैयार करना, यानी मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं उनकी कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करने, यानी मंत्रिमंडलीय जो समितियां होती हैं उनको जो चाहिए, ठीक है, वो सहायता ये प्रदान करता है, ठीक है। और मंत्रालयों के, विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य इसका होता है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये यानी कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन सीधा कार्य करता है। इसका प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। सभी मंत्रालयों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य इसी का होता है।
ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है आप लोगों को मंत्रिपरिषद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन्हें अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचे, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ओके, गुड नाइट।